नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमने एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू के सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। किसी कारणवश से मैं बहुत बिजी हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। जो भी मैं आज ये एमसीक्यू ला रहा हूँ आपके सामने, आगे भी लाता रहूँगा। वो एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैं पीपीटी बनाकर यहाँ पे वीडियो बनाता था, बट अब मैं अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट आपको एमसीक्यू पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप वेबसाइट से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप examobjective.com में जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और मैंने एक हज़ार 1050 प्लस एमसीक्यू की एक पीडीएफ भी तैयार की है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप उसको भी परचेज कर सकते हैं जस्ट एट 149 रुपीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये तरीका ठीक नहीं लगा तो पहले वाला तरीका अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हो सकता है ये क्वेश्चन पहले एमसीक्यू के सेट में मैंने कवर किए हो, बट आई एम सॉरी, उस तरह से टाइम बहुत लगता था। इस तरह से मेरे लिए इजी हो जाएगा और आपके लिए भी जल्दी हो जाएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मैं पहले कवर कर चुका हूँ। Lateral bending of frame side members may be caused on account of ऑप्शंस है हमारे पास वेट ऑफ पैसेंजर, साइड विंड, ऑप्शन सी इंजन टॉर्क, ऑप्शन डी ब्रेकिंग टॉर्क। सो इट्स आंसर इज साइड विंड। तो क्या है कि लेटरल बेंडिंग जो है फ्रेम के साइड मेंबर्स की जो होती है वो होती है साइड विंड के कारण। इसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि साइड विंड फोर्स कॉजेज लेटरल फोर्सेस ऑन व्हीकल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में एक लेटरल फोर्स साइड से फोर्स लगाती है, दैट रिजल्ट्स इन lateral bending of side member of vehicle. There are also several factors like centrifugal force से भी होती है, road camber से भी होती है, cause lateral bending of side member of vehicle's body. Hence option B of this automobile MCQ is correct. अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि लेटरल बेंडिंग होता क्या है। लेटरल बेंडिंग इज बेसिकली विच बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू above factor acts on the side member of the chassis frame which tends to bow the member in the direction of force as shown in figure below। यहाँ देखिए, ये एक डेमो जैसे मैंने एक फिगर बनाया है चैसिस का। ये जो है, ये जो साइड मेंबर्स हैं, ये जो विंड फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में बेंड हो रहे हैं, तो साइड विंड के कारण लेटरल बेंडिंग होती है चैसिस फ्रेम में। तो यहाँ मैंने और भी एक्सप्लेनेशंस ऐड अप की है, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन की सारी एक्सप्लेनेशन ऐड की है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर मैं नहीं आपको बता सकता। तो अगर आप चाहते हैं मैं और डिटेल में बताऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एंड्रॉयड इज अ ऑप्शन ए cold starting device, option B emission control device, option C decompression device, option D is device for timing injection. So its answer is B, that is emission control device. इसकी भी explanation मैंने थोड़ी सी कवर की है। एंड्रॉयड डिवाइस क्या होता है बेसिकली, ये जो है ना फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, जो फ्यूल रेल होती है उसके रेगुलेटर और इंजेक्टर के बीच में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे ही एयर प्रेशर, जो इनटेक एयर है उसका प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से वो फ्यूल के प्रेशर को भी एडजस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि अनवांट फ्यूल जो है कम से कम रहता है अंदर और पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प हो जाती है। कहने का मतलब कंप्लीट कंबशन करने के लिए एंड्रॉयड सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ये मैंने ग्लो प्लग थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट एक्यूरेट डायनेमोमीटर इज, द मोस्ट एक्यूरेट डायनेमोमीटर इज ऑप्शन ए प्रोनी ब्रेक, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक टाइप, ऑप्शन सी स्विंगिंग फील्ड टाइप, ऑप्शन डी
eddy current type. So its answer is swinging field type. The most accurate dynamometer is swinging field type. Next question is the frame. ये मैं कर चुका हूं पहले इसको कवर. The frame may get distorted to a parallelogram shape due to option A weight of vehicle, option B weight of passengers, option C cornering force, option D wheel impact with road obstacle. So its answer is D, that is wheel impact with road obstacle. Next question is the maximum value of axial force at clutch which a driver can apply while driving without getting fatigued is approximately. ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सियल फोर्स जो हम अपने पाँव से जोर लगाते हैं क्लच पैडल पे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो है ड्राइवर जो है ड्राइव करते टाइम थके ना. तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 100 न्यूटन, ऑप्शन सी 500 न्यूटन, ऑप्शन डी इज 5000 न्यूटन. सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज 100 न्यूटन. इसका कहने का मतलब है ये कि क्लच पैडल पे 100 न्यूटन से ज़्यादा जोर नहीं लगना चाहिए ताकि हमें फटीग ना हो, ड्राइवर को फटीग ना हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर which the clutch facing can withstand without getting damage is about. अच्छा, अब ये बता रहा है कि हमने मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि जो क्लच फ्रिक्शन प्लेट होती है ना, उसमें फ्रिक्शन मटेरियल होता लगा हुआ, तो उसको हम फेसिंग भी कहते हैं. तो अगर ज़्यादा ही फोर्स होगी तो वो फेसिंग टूट सकती है. इसलिए वो कितनी एक एक्सियल प्रेशर फोर्स होनी चाहिए क्लच में जिससे कि क्लच फेसिंग जो हमारी डैमेज ना हो. तो उसको रखा जाता है. ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है 10 पास्कल, ऑप्शन बी इज 10 किलो पास्कल, ऑप्शन सी इज 100 किलो पास्कल एंड ऑप्शन डी इज 1000 किलो पास्कल. सो इट्स आंसर इज 100 किलो पास्कल. आंसर सी, दैट इज मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन यूज्ड इन एसएससी जेई और पीएससी जो स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, उनके जेई एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो इसको नोट डाउन कर लें. अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके एक्सप्लेनेशन के साथ भी वीडियो बनाऊं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं. और जो इसमें नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी वीडियो को करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे. तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, नए नए क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज free pedal play in car clutches is about. We have option 3 mm, option B 30 mm, option C 60 mm, option D 100 mm. ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, वैसे ऐसे पूछा जाता है, खासकर ये स्टेट कमीशन के जो होते हैं ना जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन, उसमें पूछा जाता है. पर इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है. एक आरएस खुरमी में हम देखते हैं कि उसमें ऑप्शन अलग है, एक जो यहाँ पे मेरे पास है इसमें थोड़े अलग क्वेश्चन है. तो आरएस खुरमी वाला मैंने देखा कम पूछा जाता है, जो ये वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें इसमें 30 mm जो है करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 30 mm. तो थोड़ा सा इसको मैं आपको इलेबोरेट कर दूं. आई एम सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है. ओह, ये क्या हो रहा है. अच्छा, ओ सॉरी. तो इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं. फ्री पैडल प्ले वो होता है कि जब तक जितना हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं कोई क्लच एंगेजमेंट में कोई फर्क ना पड़े. जैसे ही पैडल दबाया क्लच एंगेजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई डिसएंगेज नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं फ्री पैडल प्ले. वो होना चाहिए कितना, 30 mm तक. 30 mm से ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि क्लच प्लेट बर्न आउट हो सकती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे. ओके, बाय यूजिंग सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस टू इन्वोल्यूट
adjacent gear have their speeds? Very important question. Option A increased, option B reduced, option C equalized, option D is unequalized. इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब मोस्ट ऑफ हमारे पास जो गियर बॉक्सेस आ रहे हैं खासकर मैनुअल में, वो हमारे पास आते हैं सिंक्रोमेशी गियर बॉक्स। आप उसके अंदर देखेंगे कि जो गियर्स होते हैं उनके अंदर सिंक्रोनाइजर्स होते हैं, रिंग्स होते हैं और उनमें टूथ लगे होते हैं। जब हम गियर शिफ्टिंग करते हैं तो टूथ इधर उधर जिस गियर को भी हम सेलेक्ट करते हैं उसके साथ एंगेज हो जाता है और हमारे को पावर ट्रांसमिशन गिर जाती है। फिर इसमें बताया जाता है कि जो टू इनवॉल्यूट एडजेसेंट गियर होते हैं ना सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस में, उनकी स्पीड हैव देव स्पीड, उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए इक्वलाइज्ड। पता क्यों होनी चाहिए? आपने देखा होगा कांस्टेंट मैश, आजकल कांस्टेंट मैश गियर ही आते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में आते थे पहले पहला लगाएगा तो ही वही मैश मैश होगा, दूसरा गियर लगाएंगे तो दूसरा मैश होगा। अब क्या आता है, सारे गियर्स अपने आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण से क्या होता है उनकी स्पीड जो इक्वलाइज्ड। तो सिंक्रोनाइजिंग विद द हेल्प ऑफ synchronizing device, two involute adjacent gear have their speed equalized. That option C is the correct answer, that is equalized. This is also a very important question. अब आप सोच रहे होंगे यार मेरे को क्या पता इतना, तो आपको मैं बता दूं, मैं ये तो नहीं बता सकता कहाँ से हूँ, पर मैं स्टेट पीएससी मैंने क्लियर किया हुआ है, एसएससी भी दिया हुआ है, तो मैं अब जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट को सर्व कर रहा हूँ। तो मेरा डेली का काम है, तो मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है और आपको भी मैं ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी सही डायरेक्शन में बढ़े कि किस तरह से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम पीएससी को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके डाउट में पीएससी, एसएससी या फिर एएमबीआई से कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी जितने भी लिंक है वेबसाइट के, पीडीएफ के, वो मैं डाल दूंगा। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मैं मैकेनिकल के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कवर करूं जिससे आपको हेल्प मिले। चलो अगला क्वेश्चन इज, इन अ सिंपल एपिसाइक्लिक गियर सेट द आउटपुट मेंबर टू इंक्रीज टॉर्क इन रिवर्स इज ऑलवेज। ये बताना है एपिसाइक्लिक जो गियर सेट होते हैं उनमें जो आउटपुट मेंबर होता है टू इंक्रीज टॉर्क को इंक्रीज करने की इन रिवर्स बैक में इज ऑलवेज। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रिंग गियर, ऑप्शन बी प्लैनेट कैरियर, ऑप्शन सी सन गियर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रिंग गियर। In simple epicyclic gear set, the output member to increase torque in reverse is always ring gear. इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार पढ़ना है, इनको बार बार पढ़ना है। अगर सपोज करो, एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ जो मैं किया करता था। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके सामने आ गया, ऑप्शन आपके सामने। अब देखो सन गियर, प्लेनेट गियर, रिंग गियर आ रहा है, इनमें से कौन सा होगा, आप कंफ्यूज होते हैं। तो आप इस केस में ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब आंसर को, मान लो इसका आंसर रिंग गियर है तो आंसर को कहीं लिख के साइड में आंसर से क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि ये एपिसाइक्लिक गियर सेट में आउट मेंबर जो इंक्रीज टॉर्क को रिवर्स डायरेक्शन में ऑलवेज रिंग गियर होता है। या फिर वीडियो में देख के इससे ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है बुक्स को, ताकि इन क्वेश्चंस को, ताकि वो हमारे दिमाग में मेमोराइज हो जाए। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इन अ सिंपल प्लेनेटरी गियर सेट, ऊपर वाला हमारे पास एपिसाइक्लिक गियर सेट था, यहाँ है सिंपल प्लेनेटरी सिस्टम। ओके, जिसमें प्लेनेट्स गियर होते हैं, सन गियर होता है, रिंग गियर होता है। द आउटपुट मेंबर टू इंक्रीज टॉर्क इज ऑलवेज दी, हमारे पास ऑप्शन। अब देखो आउटपुट मेंबर क्या होता है, इस चीज को याद रखना। ऑप्शन ए हमारे पास सन गियर है, ऑप्शन बी है रिंग गियर, ऑप्शन सी प्लेनेट कैरियर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है सी, दैट इज प्लेनेट कैरियर। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इन सिंपल प्लेनेटरी गियर सेट द आउटपुट मेंबर टू इंक्रीज टॉर्क इज ऑलवेज दी प्लेनेट कैरियर। तो ये है आज के हमारे पास 10 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू। इस वेबसाइट में मैंने और भी बहुत सारे एमसीक्यूज ऐड अप कर रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, बैटरी सिस्टम से, ब्रेक सिस्टम से। आप यहाँ आके भी
पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो मैं इनको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको पीडीएफ मिले सारों का, कि जो भी मैंने बंडल बनाया है 1050 प्लस एमसीक्यू का, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ इसलिए रखा हुआ है ताकि हर कोई उसको डाउनलोड ना करता रहे और मेरी मेहनत बर्बाद चली जाए। थोड़ा-सा मुझे भी मोटिवेशन हो जाता है। तो आप अगर कोई भी सजेशन हो मेरे लाइक, कुछ मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ भी लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं डेली आपके लिए नई-नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।